तो मेरा जो लेक्चर होगा वो होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के ऊपर होगा हमारा लेक्चर, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पे। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बातें हम लोग करेंगे अपने कोर्स में, ठीक है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो है एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री बड़ा टफ लगता है लोगों को, लगता है पता नहीं केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री मतलब हार्ड है, टफ है, समझ में नहीं आते, रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारा फार्मूला होता है, तो इस वजह से लोगों को टफ लगता है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, आप निश्चित रहना कि आपको बिल्कुल ये टफ नहीं लगेगा और आप 80 to 90% मार्क्स जो है आप अचीव कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा, उसको याद रखा और उस पर रिवीजन करते रहा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, बैक टू बैक टेस्ट होता रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग चीजों को करते रहेंगे ताकि आपको ज्यादा ज्यादा चीजें याद रहे। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या है, आपको 7-8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसमें हम लोग करते क्या है और वो है क्या। तो एटम का मतलब क्या है, एटम मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। एटम का मतलब जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और ये जो है ना, ये आपका जो है ये ऐसा पार्टिकल है जो कि बहुत पहले इसके बारे में बातें हो रही थी, बहुत सारा चीजें हो रहा था। एक ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है, ग्रीक मतलब ग्रीस का, वो एक फिलोसोफर था डेमोक्रेटस, है ना, ग्रीक फिलोसोफर, जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। एटम को हम लोग हिंदी में कण के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कण, है ना। एटम मतलब क्या होता है, कण होता है, ठीक है। ठीक है, एटम का मतलब क्या हो गया, कण, या फिर आप अणु बोल सकते हो, है ना। अगर आप कण ही अच्छा रहने दीजिए, कण, ठीक है ना। तो एटम ये सबसे पहले एक बार ये जो है ग्रीक फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कण के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा, एटम जो वर्ड बना है, ये जो इंग्लिश वर्ड जो बना है, इसका मतलब क्या होता है, एटम जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है अनकटेबल, अनकटेबल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अनडिविजिबल, अनडिविजिबल। ये इस वर्ड का छोटा नाम है, ठीक है ना, इस वर्ड का छोटा नाम है, या फिर इनडिविजिबल ज्यादा अच्छा रहेगा, इनडिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिविजिबल का मतलब होता है भाग करना, आप उसको भाग में बांट सकते हैं। काटने, कटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप काट सकते हैं, अलग अलग पार्ट में काट सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में काट सकते हैं। अनकटेबल का मतलब है जिसको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, which cannot be divided into 2 or more than 2 parts, है ना। इसको जो है 2 या 2 से ज्यादा भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। क्या कर सकते, इसको काट नहीं सकते, अनकटेबल और इनडिविजिबल है, मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो डिफिनेशन दिया गया ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस के द्वारा, है ना, क्या नाम था उसका, डेमोक्रेटस, डेमोक्रेटस के द्वारा जो ये डिफिनेशन दिया गया कि एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, क्या पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट, मतलब इसको जो है, जैसे हम लोग मैटर की बात करते हैं, मैटर मतलब क्या हो गया, जैसे ही हमने एक पेन पकड़ रखा है,
तो ये पेन क्या है, मैटर है। मैटर को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, तो मैटर को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो मैटर को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि मैटर जो है, जो जगह छेकती है, विच ऑक्यूपाई द स्पेसेस, जो स्पेस लेता है, जगह छेकती है, उसको मैटर कहते हैं। तो ये जैसे पेन है, ये पेन इतना स्पेस ले लिया, जैसे हम खड़े हैं तो हमने इतना स्पेस ले लिया। जैसे ये कैलकुलेटर रखा हुआ है, इस कैलकुलेटर ने अपना एक स्पेस ले लिया है ना, ठीक है। तो हर कोई एक जो स्पेस लेता है, उस स्पेस लेने वाले थिंग्स को हम लोग मैटर कहते हैं। और एटम जो है उस मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट है ना। तो ये क्या है, अगर हम लोग पुराने डेफिनेशन में जाएंगे तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। और ये क्या है, अनकटेबल है, और या फिर बोल सकते हैं इनडिविजिबल है। इसको काटा नहीं जा सकता, ना तो इसको डिवाइड किया जा सकता है, यानी ये सबसे छोटा पार्ट है। और ये बहुत पहले ये कंसेप्ट आया 5th सेंचुरी में, मतलब 5वीं शताब्दी में इस तरह के कंसेप्ट को वो ग्रीक फिलोसोफर ने बताया। ऐसे तो इंडिया में ये कंसेप्ट बहुत पहले से आ गया था, है ना। ये कंसेप्ट को देने वाला जो आदमी था उसका नाम था कनाद मुनि, सेंट कनाद हम लोग बोल सकते हैं। कनाद ने ये डिफिनेशन दिया था, एटम के बारे में डिफिनेशन दिया था। लेकिन हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम लोग अपना जो इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो उसमें हम लोग ये 5th सेंचुरी में इस तरह का कंसेप्ट आया कि एटम जो है वो किसी मैटर का सबसे छोटा पार्ट है जिसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो कंसेप्ट या डिफिनेशन था, ये डिफिनेशन बिना किसी एक्सपेरिमेंट के था। मतलब ये चूंकि फिलोसोफर कोई चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं करता है ना। फिलोसोफर जो होता है, फिलोसोफर मतलब क्या हुआ, दार्शनिक, है ना। जो जैसे दर्शन की बात कैसे हो सकता है, जैसे दर्शन की बात क्या हो सकता है, जैसे एक बात ये हो सकता है कि आप चोरी मत करिए, आप ईमानदार रहिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाए। दिस स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फिलोसफी। ये एक फिलोसफी है ना। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, फॉलो नहीं भी कर सकते, ये झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो चूंकि ये फिलोसोफर के द्वारा दिया हुआ था, ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा दिया हुआ था, डेमोक्रेटस के द्वारा दिया हुआ था, इसीलिए ये किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं था। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। तब 1808 में एक साइंटिस्ट आया जिसको हम लोग जॉन डाल्टन के नाम से जानते हैं, है ना। कब आया, 1808 में, 1808, है ना। ये सारे जो लेक्चर हैं वो आपको जो भी मैं लिखूंगा, है ना, जो भी डिफिनेशंस में लिखूंगा, वो सारे डिफिनेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में फिर से ऐप पे अवेलेबल होगा। आप ऐप से उसको डाउनलोड करके आप नोट्स में बना सकते हो, ठीक है ना। आप डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हो, नोट्स में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1808 में कब आया, 1808, इन 1808, इसको 19th सेंचुरी बोल सकते हो आप, सेंचुरी बोल सकते हो आप, है ना। यानी 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट आया जिसको हम लोग जॉन्स डाल्टन के नाम से जानते हैं, जॉन्स डाल्टन। और ये जो है हम लोग इसको फर्स्ट रिटन स्टेटमेंट या फर्स्ट रिटन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाल्टन जो दिया था इस चीज को, उसको हम लोग मानते हैं। ये इंग्लैंड का था, इसलिए इसको इंग्लिश साइंटिस्ट हम लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने ये इसको एटम के बारे में और डिस्क्राइब किया, और उन्होंने कहा कि एटम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक तो है ना, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक तो है, मतलब ये एक छोटा पार्ट तो है किसी मैटर का, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इनडिविजिबल नहीं है। जॉन ने क्या कहा, जॉन डाल्टन ने ये कहा कि एटम पार्ट है ना, ऐसा नहीं कि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी इसका अंदर इसको डिवाइड किया जा सकता है। सो एटम क्या है, एक स्ट्रक्चरल पार्टिकल है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल पार्टिकल है,
ठीक है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना, इस वजह से हम लोग इसको देख नहीं सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बताया कि ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड कैसे किया, तो उसको जो है अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। कब डिवीजन संभव हो पाया, तो देखिए ये डिवीजन तब संभव हो पाया जब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर दी। लेकिन जब जॉन इस थ्योरी को दे रहा था तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बहुत बाद में खोजा गया, खास करके उसका मास या जो चार्ज है, इन सब चीजों को हमने बहुत बाद में खोज के निकाला है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बोला कि इसके अंदर है स्पेस है, इसका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया, है ना, डिफाइन नहीं कर पाया। लेकिन जब बाद में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो फिर इसका डिस्क्रिप्शन हुआ, फिर इसको जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि भाई ऐसा है कि इसमें जो है, जो हमारा एटम है वो एटम कुछ बेसिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और उस बेसिक पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। और उस इलेक्ट्रॉन में जो है चार्ज भी होता है, इस चीज को भी बताया, है ना, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज भी होता है, इस चीज को जे थॉमसन ने बताया, ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, इसको भी उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज उनके द्वारा किया गया। उसी तरह प्रोटॉन का भी खोज हुआ, ठीक है ना, प्रोटॉन का भी खोज किया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिल गया तो हम लोग क्या है कि इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजों की खोज हुई। इस खोज के बाद हम लोग एटम को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब हम लोग कर पाए, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स था, इलेक्ट्रॉन्स भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स था जो किसी एटम के अंदर पाया जाता था। इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए था, और जो है उसको जो है खोजा कौन, उसको खोजा जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, और इस पे जो चार्ज होता है, इस पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन उसका जो गुण होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो प्रोटॉन जो है पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल पेश किया एटम का। तो डाल्टन के बाद अगर किसी ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, डाल्टन बोला कि ऐसा नहीं कि ये इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि इसके अंदर क्या है या स्ट्रक्चर क्या है। वो बोला कि स्ट्रक्चर लेस होगा ये, कौन, डाल्टन। लेकिन जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, देखिए किस तरह से हमारा साइंस डेवलप होता है। एक ने बोला एटम होता है, तो फिर एटम पे बात चली, जॉन डाल्टन ने उस पर काम करने लगा। कब चला, तो 1300 साल बाद, 5वीं शताब्दी में बोला था उसने, ग्रीक फिलोसफर ने। और ये डाल्टन कब आया, 1808 में आया, ठीक है। उसके 50-60 साल बाद जे थॉमसन आया, 1897 में उन्होंने क्या किया, चार्ज और इलेक्ट्रॉन निकाला। तो एक लंबे समय के बाद थॉमसन आया, मतलब डाल्टन आया, डाल्टन के बाद थॉमसन आया, और थॉमसन ने जो बताया, बोला कि ये जो है इसमें एटम का स्ट्रक्चर भी होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तरबूज की तरह होता है। अगर इसको काट दोगे तो तरबूज में जो बीज होता है, वो सारे बीज जो होते हैं, वो सारे बीज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो बाकी पार्ट है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एटम को छूने से कोई चार्ज नहीं होता था, कोई आवेशित नहीं कर पाता था किसी चीज को, इसलिए जे थॉमसन बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी है, यानी अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी है, ठीक है। फिर रदरफोर्ड आ गया,
और रदरफोर्ड 1911 में फिर एटम पे रिसर्च करना शुरू किया। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते करते बोला कि ठीक है, एक एटम का मास अगर 5 ग्राम है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है या जितना प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास को जोड़ दे। क्योंकि जे थॉमसन क्या बोला, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी है, तभी तो चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है मतलब प्रोटॉन का जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्ज है और विपरीत आवेश है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है कि उदासीन कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, इस वजह से उसमें चार्ज नहीं है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन सारे एक्सपेरिमेंट को मैं बताऊंगा अच्छे से, उसका नोट्स लिखाऊंगा तुम्हें दूंगा, ठीक है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर क्या है कि उन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कब, 1911 में रदरफोर्ड और उसका टीम ने किया, है ना। अकेले रदरफोर्ड ने नहीं किया था, बट लीडर ऑफ द टीम वाज रदरफोर्ड, इसलिए इसको रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। बोला कि ठीक है, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या किया उन सारे बातों पे बात करेंगे हम लोग। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि ठीक है कि अगर एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जितना मास है द्रव्यमान है और प्रोटॉन का जितना मास है, इन दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग तो जोड़ने के बाद जो एटम का मास है वो आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब इन दोनों के मास को जोड़ा गया तो एटम का मास जो है इन दोनों के मास के बराबर नहीं मिला। तब रदरफोर्ड बोला कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब सिर्फ एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं है, इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं या जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो बोला कि एक ऐसा चीज है जिसमें चार्ज नहीं है, अगर चार्ज होता तो हम जरूर उसे पता कर पाते। इसीलिए रदरफोर्ड ने उसका नाम क्या रखा, उसका नाम न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन नाम इसलिए रखा ताकि उसमें जो है किसी प्रकार का चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं है, इस वजह से उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। बोला कि उसमें चार्ज नहीं है लेकिन मास है कुछ ना कुछ, तभी तो एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ने पर और प्रोटॉन के मास को जोड़ने पर हमें नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब कि उसमें कुछ मास है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक थ्योरी दे दिया। अब इसमें क्या हुआ कि एक आविष्कार होता गया, एक्सपेरिमेंट होते गए। रदरफोर्ड ये बोल पाया कि ऐसा ऐसा है, और ये बोला कि जो वो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस की मतलब एटम के बीच में है, इसलिए जहां पर वो है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। साथ ही साथ ये बोला कि न्यूट्रॉन तो बीच में है ही और प्रोटॉन भी सेंटर पे ही है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है, लगातार कंटिन्यूअस घूम रहा है ना। तो इस प्रकार से वो एक दो चीज का कंसेप्ट दिया। पहला कंसेप्ट दिया सेंटर का, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जिसको हम लोग टच कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो उन्होंने दो चीजों का डेफिनेशन दिया, दो चीजों का यहां से एक कंसेप्ट दिया कि न्यूक्लियस और ऑर्बिट। फिर देखिए कि उन्होंने बोला, तो एक साइंटिस्ट था चैडविक, जेम्स चैडविक, वो बोला कि अगर कुछ है तो जरूर मिलना चाहिए हमको। तो वो बंदे ने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते रहा और उन्होंने उस तीसरे पार्टिकल को खोज निकाला जिसको रदरफोर्ड नहीं जान पाया था, और बोला कि वो तीसरा पार्टिकल जो न्यूट्रॉन, जिसको रदरफोर्ड नाम दिया था, बोला उसका ये मास है और फलाना चिलाना है। वो जेम्स चैडविक ने किया। कब किया? 1924 में किया। तो इस प्रकार से एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है उन सारी चीजों के बारे में हमें पता चल पाया कि उसमें जो है सेंटर पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और जो है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। किस प्रकार से घूम रहा है, इन सारे बातों को हम डिटेल्स में बात करेंगे जब टॉपिक के अंदर जाएंगे, सब टॉपिक के अंदर जाएंगे तो एक एक चीज को डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे उस पर, और ये सारा पीडीएफ आपको मिलता जाएगा, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। उसके बाद चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। उसके बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। उस कमी को फिर आगे चल के नील्स बोर नाम के एक आदमी ने उसको और सॉल्व किया। लेकिन कुछ कमियां जो है नील्स बोर के थ्योरी में भी रह गया है, जो आज तक इस पे काम जारी है, लगातार जारी है। फिर बाद में और क्या हुआ ना कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का भी पार्ट होने लगा। अब देखिए, पहले क्या बोला था, एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है,
फिर बोला कि ठीक है अब उसके अंदर डिविजिबल है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अभी जो वर्तमान में हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री जानते हैं, मॉडर्न इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के भी छोटे छोटे पार्ट्स में ले जाते हैं, जैसे कि गामा रेडिएशन है ना, अल्फा रेडिएशन, ये सब आप चीजें पढ़ते होंगे, गामा बीटा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, आप रेडिएशन के बारे में सुने होंगे। तो ये उनका पार्ट है, किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात है। तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे और सीखेंगे कि केमिस्ट्री कितना शानदार और कितना मजेदार है और ये कितना आसान है। अगर आप चीजों को समझते जाएंगे तो इससे आसान कोई चीज नहीं है। अगर आप चीजों को नहीं समझते हैं, पार्ट टू पार्ट, बेसिक टू बेसिक नहीं समझते हैं, तो फिर केमिस्ट्री से हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं बना है, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं तो फिर इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं बना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 बातें हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इससे मजेदार कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।